हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम टू वेलनेस चौपाल। मैं शालिनी दीक्षित आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आई एम श्योर आप लोगों ने अच्छे से दिवाली मना ली होगी, खूब एंजॉय किया होगा दिवाली को, खूब पटाखे फोड़े होंगे, अपनी फैमिली के साथ खूब सारी मिठाइयाँ खाई होंगी और खूब एंजॉय किया होगा। और मेरे पिछले वीडियो को ध्यान में रखते हुए सेफ वाली दिवाली मनाई होगी। सेफ्टी मेजर्स पे जरूर 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 ध्यान दिया होगा। और नहीं भी दिया होगा तो कोई बात नहीं, वापस से जाइए, वीडियो को वापस से चेक कीजिए और अपनी टू डू लिस्ट वापस से बना लीजिए। अब क्योंकि दिवाली गई तो पहले तो खूब सारे दिवाली के मैसेजेस आ रहे थे। तो आज एक बहुत खूबसूरत सी कविता किसी ने फॉरवर्ड की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा कि अपनी सेशन की शुरुआत की शुरुआत में इस कविता के साथ करूं। तो उसमें लिखा था कि जरा अदब से उठाना इन बुझे दियों को, जरा अदब से उठाना इन बुझे दियों को, बीती रात इन्होंने रोशनी की थी, बीती रात इन्होंने रोशनी की थी। दूसरों को जलाकर खुश होना एक अलग बात है, दूसरों को जलाकर खुश होना एक अलग बात है। इन्होंने खुद को जलाकर सबको रोशनी दी थी, इन्होंने खुद को जलाकर सबको रोशनी दी थी। कितनों ने खरीदा सोना, कितनों ने खरीदा सोना, मैंने तो एक सुई खरीदी है। सपने बुन सकूं इतनी सी डोरी खरीदी है। कितनों ने नोट बदले पर मैंने तो ख्वाहिशें बदली हैं, कितनों ने नोट बदले पर मैंने तो ख्वाहिशें बदली हैं। शौके जिंदगी छोड़कर सुकून जिंदगी खरीद ली है, सुकून जिंदगी खरीद ली है। माँ लक्ष्मी, धन से प्रार्थना है कि धन बरसे चाहे ना बरसे, धन बरसे चाहे ना बरसे। हम सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य रहे कई कई अरसे, कई कई अरसे। तो इसी प्रार्थना के साथ कि हमारा जीवन आरोग्य जीवन रहे, खुश रहे, सुखी रहे, सफल रहे, लंबा हो, बड़ा हो ना हो, मतलब लंबी जिंदगी ना हो पर खूबसूरत जिंदगी हो। आनंद मूवी का डायलॉग है ना कि जनाब, दुनिया चाहे मतलब जिंदगी लंबी नहीं हो पर बड़ी होनी चाहिए, बड़ी मतलब खूबसूरत होनी चाहिए। अभी मैं आपको बताऊं कि मतलब मैंने अपना 50th बर्थडे फिर सब बनाया, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी अपने बर्थडे को लेके। तो मुझे किसी ने कहा कि क्यों इतनी एक्साइटेड हो, तो मैं क्यों इतनी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जब मैं पीछे घूमकर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने एक मीनिंगफुल लाइफ जी है और मैं जी रही हूँ। और मुझे जो कुछ करना है वो मैं उसकी लिस्ट बना रही हूँ, खुश हूँ, अपनी लाइफ को एक पर्पस के साथ जी रही हूँ, रूटीन के साथ जी रही हूँ। तो मुझे लगता है कि हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी जिंदगी में जो भी आप कर रहे हैं वो इतना अच्छे से करें कि जिंदगी ऐसा ना लगे कि कट रही है, जिंदगी तो दौड़ रही है, ऐसा होना चाहिए। तो उन सब चीजों के लिए लाइक मेरी टू डू लिस्ट में मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो मैं हर साल कहीं ना कहीं सोलो ट्रिप पे जाती हूँ। पर जब मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि भाई इन इन चीजों का ध्यान रखना, ये तुम्हारे सेफ्टी मेजर्स हैं, ये पॉइंट्स का, क्योंकि तुम अकेली जा रही हो, तो जब तुम अकेली जा रही हो तो इन इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना है। तो उन सभी बातों का मैं ध्यान रखती हूँ। और ध्यान रखना भी चाहिए। किस लिए ध्यान रखना चाहिए? इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि जब मैं जाऊं तो मैं टेंशन फ्री होके जाऊं कि मैंने सारे सेफ्टी मेजर्स पे के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया है। और वो लोग जो मुझसे प्यार करते हैं वो भी निश्चिंत हो जाएं कि हाँ, ये चीजें हमने उसको बताई हैं, वो ध्यान रखेगी। तो वो भी कुछ हद तक निश्चिंत हो जाते हैं। तो जब हम आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं तो अकेले घूमने की बात करी थी, पर जर्नी तो सभी की अकेले अकेले है, हर एक की जर्नी में। तो जब हम लोग अकेले रहते हैं, अपने लव वन से दूर रहते हैं, अपने घर वालों से दूर रहते हैं, तो वो भी बहुत चिंता करते हैं कि हाय पेरेंट्स अकेले हैं, दूर हैं, हम उनके पास पहुंच नहीं पाते। तो वो आप लोगों को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं और कई बार आप लोग भी उनको कुछ ना कुछ कहते रहते हैं कि तुम अकेले रहते हो, तुम इन बातों का ध्यान रखो। तो बातों का ध्यान रखना, अपने आप को आने वाले खतरे से के लिए प्रिपेयर करना, आने वाली चीजों के लिए रेडी रहना,
एक वाइज डिसीजन है, एक समझदारी का डिसीजन है, एक एक पीसफुल लाइफ के लिए, कि निश्चिंत होके नाउ आई कैन एंजॉय माय लाइफ, क्योंकि मैंने कुछ जो चीजें हैं उनका ध्यान रखा हुआ है, उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है। तो आज मैं आपसे कुछ लगभग लगभग 12 पॉइंट्स बात करूंगी कि जो लोग अकेले रहते हैं, बड़े हैं, उनको अपने किन किन चीजों पे का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको यू हैव टू अवॉइड आइसोलेशन। अकेले रहने को आपको अवॉइड करना है। अब आप अकेले रहते हैं और आप कहोगे कि अकेले रहने को कैसे अवॉइड करें, ये क्या बात हुई। अगर आप अकेले रहते हैं, आपकी फैमिली में कोई आपके साथ उस आपके पास नहीं है, तो आपको इस बात का तो और भी ज्यादा ध्यान रखना है कि आप अपने आप को अकेला ना करें। आप किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी ग्रुप से जुड़े रहें। लाइक सोशल गैदरिंग्स में जाएं, कोई मॉर्निंग वॉक का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, कोई हॉबी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। पर आप अपने आप को, क्या होता है कि स्टार्टिंग में, शुरू शुरू में अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है, बड़ा पीसफुल लगता है कि यार हम शांति से हैं। पर आपको पता नहीं है कि ये शांति धीरे 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 कब एंजाइटी, कब डिप्रेशन पे कन्वर्ट हो जाती है, हमें खुद को ही पता नहीं लग जाता। हमें लगता है कि हमें अकेले रहना अच्छा लग रहा है, पर वो अकेला रहना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और अगर आप मान लीजिए आपकी हेल्थ अलाउ नहीं करती है, आपको लगता है कि नहीं मैं तो सोशल गैदरिंग्स में ज्यादा जा नहीं सकता, मुझे पसंद नहीं है, या मतलब मेरे को सफोकेशन होता है, या कुछ भी रीजन है, तो आप वर्चुअल ग्रुप्स ज्वाइन कर लीजिए। आजकल इतने सारे वर्चुअल ग्रुप्स हैं जो हर मॉर्निंग में आपसे बात करते हैं, मॉर्निंग के वर्चुअल ग्रुप्स, इवनिंग के वर्चुअल ग्रुप। तो आप किसी ना किसी ग्रुप से कनेक्टेड रहिए, आइसोलेशन में बिल्कुल ना जाइए। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, आपको अब आपको अवॉइड करना है अपने आप, मतलब डोंट अवॉइड योर हेल्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, हम बोलते हैं अरे हाँ देख लेंगे, कल कर लेंगे, कल चले जाएंगे डॉक्टर के पास। कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हमको हुई, खांसी हुई, जुकाम हुआ, सपोज कोई फुंसी हुई, कोई दाना हुआ, हम कहते हैं अरे ठीक हो जाएगा, हम अपनी होम रेमेडीज करते हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। और हमारी अक्सर आदत होती है कि कल चले जाएंगे, कल परसों में, परसों तरसों में, तरसों महीनों में भी चेंज हो जाता है कई बार, और हम नहीं जाते। तो मैं ऐसे अपने एक अंकल को जानती हूँ जिनको एक छोटा सा एक बॉय हुआ था, और उन्होंने उसको इतना, उनको इग्नोर किया, डॉक्टर के पास नहीं गए, डॉक्टर को नहीं दिखाया, क्या फर्क पड़ रहा है, चला जाऊंगा, बच्चों ने बोला आप गए थे, अच्छा कल चला जाऊंगा, अच्छा परसों चला जाऊंगा। ऐसे करते करते उन्होंने महीनों टाल दिया। उसके बाद जब वो डॉक्टर के पास गए तो वो एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया था, और डॉक्टर ने उनको बोला कि अगर आप मेरे पास टाइम से आ जाते तो ये टाइमली क्योर हो जाता। तो अवॉइडिंग योर हेल्थ प्रॉब्लम्स या नेग्लेक्टिंग योर हेल्थ प्रॉब्लम इज बहुत बड़ा इशू है ये। तो आपको रेगुलर चेकअप्स के लिए जाना ही जाना है, चाहे आपको कोई प्रॉब्लम है चाहे नहीं है। आप अपने मोबाइल में शेड्यूल सेट कर लीजिए कि मुझे महीने में एक बार अपने फैमिली डॉक्टर से मिलना है। जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी चीजें हैं, आप मुझे उनसे शेयर करनी है, और कुछ नहीं तो बातचीत करके आ जाना है, मिलकर आ जाना है। तो इससे आपका एक इंटरेक्शन हो जाएगा। पर इस एक पर्टिकुलर एज के बाद बहुत जरूरी है कि हमें अपने मंथली चेकअप्स कराने चाहिए, डॉक्टर्स विजिट करनी चाहिए। आप कैलेंडर में लगाइए, रिमाइंडर्स करिए, और प्लीज प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसको इग्नोर ना कीजिए कि ये तो ठीक हो जाएगा। नहीं, हो जाएगा ठीक, बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी आपको एवरी मंथ यू हैव टू गो टू डॉक्टर, अपने डॉक्टर के पास जाइए, उससे मिलिए। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पे, आपकी मेंटल हेल्थ। कई बार मूड खराब है, मन खराब है, चुप नहीं रहना, बात करनी है, अपने बेटर हाफ से बात करनी है, नहीं तो अपने बच्चों से बात करनी है, नहीं तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बात करनी है, नहीं तो अपने फ्रेंड से बात करनी। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि महीने में एक दिन, 2 दिन,
4 दिन फिक्स करिए कि आज तो मेरा फ्रेंड्स कॉलिंग टाइम है, मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा, पुरानी बातें करूंगा, कोई बात नहीं। उनको बताऊंगा कि मैंने कौन सी नई चीज सीखी या मैं कहाँ गया था, मैंने टीवी पे क्या देखा। बातें तो हमें ढूंढनी पड़ेंगी करने के लिए कि बातें क्या करें। कोई मुझसे बोलता है बातें क्या करें, तो मुझे लगता है कि बातें तो बहुत है करने के लिए। अगर आपके पास बातें करने के लिए नहीं है, तो ये आपको सोचना है कि आपको बातें कहाँ से निकालनी है। इसका मतलब आपने अपनी लाइफ में कुछ नया किया ही नहीं, इसलिए आपके पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप अपने बात कुछ नया देख रहे हैं, नया सुन रहे हैं, नया जानने की कोशिश कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे भी काम करना है। अपने लोग अपना किसी भी तरह के दुख को सुख को अपने फ्रेंड से, अपनी फैमिली मेंबर से जरूर 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 शेयर करना है। शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग शेयर नहीं करते हैं, मैं आपसे बहुत जल्दी इस पे बात करूंगी कि जो लोग शेयर नहीं करते हैं और हर इमोशन का हमारी हेल्थ पे, हमारे हार्ट पे, हमारे डायबिटीज पे, हमारे थिंकिंग प्रोसेस पे, हमारे मेमोरी पे कितना असर पड़ता है अगर हम बात नहीं करते हैं, हमारे हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो आपको कि हर तरह से अपनी मेंटल हेल्थ पे भी वर्क करना है। पिछले एपिसोड में मैंने आपसे बात की थी सेफ्टी कंसर्न्स की, कि सेफ्टी के आपको अपने घर में सारे सेफ्टी मेजर्स पे काम करना है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। पिछली बार मैंने बताया था आपको घड़ी के बारे में कि जो आपको अलार्म बजता है और बता देता है। तो अभी ये एपिसोड के बाद ही मुझे पता लगा कि हमारी एक आंटी है जो कि बाथरूम में किचन में गिर गई, स्लिप कर गई। और वो एकदम माइनर फॉल था, बहुत मामूली सी गिरी थी, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा, पर क्योंकि वो उठ नहीं पा रही थी और फोन उनसे थोड़ी सी ही दूरी पे था और वो उस फोन तक नहीं जा पा रही थी, तो उनको जो वो थोड़ी सी देर का जो हेल्पलेसनेस थी कि मैं वहां तक नहीं जा पा रही हूँ, उन तक नहीं पहुंच पा रही हूँ, अपने लोगों को नहीं बता पा रही हूँ कि मैं प्रॉब्लम में हूँ, वो उनके लिए बहुत पेनफुल था। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल ठीक बात है शालिनी, वो जो हेल्पलेसनेस थी वो मुझे बहुत दिन तक हर्ट करती रही कि मैं बता नहीं पा रही थी, मैं कर नहीं पा रही थी। तो उस चीज पे जाने से पहले ही आप अपने सेफ्टी मेजर्स पे, अपने अलार्म सिस्टम पे, अपने इमरजेंसी नंबर्स पे, हर चीज आपके रेडी होनी चाहिए, ताकि आपको कभी कोई भी चीज, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप बिल्कुल रेडी हो। आपके सेफ्टी कंसर्न्स, आपके घर में जो जिन जिन चीजों के बारे में मैंने बात की, ग्रैब बार्स की, एंटी स्किडिंग मैट्स की, लाइट सिस्टम की, मोशन सेंसर लाइट्स की, कि हर जगह आप जाएं तो आपके जाने से पहले लाइट जल जाए आपके मोशन को डिटेक्ट करके, उन सब चीजों पे आप प्लीज प्लीज वर्क कीजिए, क्योंकि आप अकेले रहते हैं। आप आवाज लगा रहे हैं तो ये नहीं कि कोई दौड़कर आपके पास आ जाएगा। तो आपके लिए आपको अपने सेफ्टी मेजर्स पे बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। नाउ फिफ्थ पॉइंट, अवॉइड अनहेल्दी हैबिट्स। अनहेल्दी हैबिट्स, अब हम जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाते थे ना कि जंक फूड नहीं खाना है, आपको ब्रश करना है ना, रात को ब्रश करके सोना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, ऐसे ही बड़ों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अनहेल्दी हैबिट्स। अब अनहेल्दी हैबिट्स क्या होती है उनकी? उनकी अनहेल्दी हैबिट्स होती है खाना स्किप कर देना, खाने का टाइम ही फिक्स ना होना, खा लेंगे कभी भी खा लेंगे ना, सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर देना। सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग में उठते ही आपको एक गिलास पानी पीना है, तो वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि पूरा रात भर आपकी बॉडी ने आपके अंदर बॉडी का जो पानी कंज्यूम किया है, तो आपको हाइड्रेट करने के लिए सबसे पहले उठ के पानी पीना है, ना चाय पीनी है ना कॉफी पीनी है, अच्छे से पानी पीना है। तो आपकी जो हेल्दी हैबिट्स है, हमने देखा कि मेरी एक आंटी हैं, वो अंकल के जाने के बाद उनका खाने का कोई रूटीन ही नहीं था। खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया। और फिर जब धीरे 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 भूख लगी तो कुछ भी उठा के खा लिया, जो भी पड़ा है ऐसे खा लिया। और वो धीरे धीरे अनहेल्दी स्नैकिंग करने लगी, एक ही जगह पे काउच पे बैठी रहती और वो अनहेल्दी स्नैकिंग करती रहती, क्योंकि उनका खाना बनाने का मन ही नहीं करता। उनको लगता है मैं अकेली हूँ, किसके लिए खाना बनाऊं। तो धीरे धीरे उनके मील स्किप होने लग गए। हेल्दी खाने से वो कब अनहेल्दी खाने पे, अनहेल्दी हैबिट पे चलेगी, उनको खुद को ही नहीं पता लगा।
और फिर उनको महसूस हुआ कि उनकी बॉडी बहुत लेथार्जिक हो रही है, उनसे काम नहीं हो रहा है, उनको बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है। एंड इट्स गुड कि उन्होंने अपने आप को ही इंट्रोस्पेक्ट किया, अपने आप को समझा कि भाई कहाँ गड़बड़ हो रही है। तो उनको समझ में आया कि वो उन्होंने एक बहुत ही अनहेल्दी हैबिट ले लिया है कि बस बैठे बैठे टीवी के सामने बैठे हैं और डब्बा खोला और हम अनहेल्दी कुछ भी खा रहे हैं। और तो उन्होंने कहा कि दिस इज अ हाई टाइम, अब मुझे इसको यहाँ पे स्टॉप कर देना चाहिए। उन्होंने वापस से अपने रूटीन को सेट किया कि मुझे मॉर्निंग उठना है, मॉर्निंग उठ के मुझे योगा करना है, फिर मुझे अपने लिए खाना बनाना है, किसी के लिए नहीं पर अपने लिए बनाना है। उसके दो फायदे होते हैं। जब हम अपने लिए कुक करते हैं तो हमारा टाइम पास भी होता है। हमारे को एक कुकिंग इज अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर। मुझे कुकिंग का बहुत शौक नहीं है, पर जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ अच्छा सा बनाया। तो अपने लिए खाना बनाइए। अभी सारी जिंदगी आपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, रिश्तेदारों के लिए खाना बनाया। अब आप अपने लिए खाना बनाइए, अच्छा सा खाना बनाइए, बैठिए, उसे खाइए, न्यूट्रिशियस फूड। तो फिर आप चेक भी करेंगे कि हाँ, क्या क्या न्यूट्रिशन मुझे चाहिए, कौन कौन सी नई रेसिपीज हैं जिनको बना के मैं अच्छा खाना बना सकती हूँ, खा सकती हूँ। वॉक पे नहीं गए, कौन देख रहा है, किसको पता है, छोड़ो ना, कल चला जाऊंगा, कल चली जाऊंगी, कल एक्सरसाइज कर लूंगी। तो वो कल तो नहीं आता। अगेन अनहेल्दी हैबिट कि हमने चीजों को, हमें लग रहा है कोई हमें नोटिस तो कर ही नहीं रहा है, तो ठीक है, चल रहा है ना, चलने दो। पर कोई हमें नोटिस क्यों करे, और किसी के नोटिस करने पे ही हम काम क्यों करें? हम खुद अपना काम खुद क्यों ना करें? मेरी एक फ्रेंड है जो कि नॉर्मली मैंने इंडियन फैमिलीज में देखा है कि डॉटर इन लॉ आने के बाद एक एक अलग सा वो रहता है कि डॉटर इन लॉ है तो मैं काम क्यों करूं, या उनका घर है तो मैं काम क्यों करूं। तो हम किसी के लिए, किसी को कंफर्ट देने के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपने लिए काम कर रहे हैं। अगर हम काम कर रहे हैं, हम चल फिर रहे हैं, तो ये हमारे लिए अच्छा है। किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए नुकसानदायक है, वो पॉइंट नहीं है। मैटर करता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है। तो अच्छा न्यूट्रिशियस फूड बना के अगर हम खुद खाएंगे तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो जितनी भी आप चेक कीजिए कि आपने अभी कुछ दिनों में या कुछ सालों में कौन सी अनहेल्दी हैबिट डेवलप कर ली है जिसको आपको अवॉइड करना है। आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के भी बता सकते हैं कि यार ये मेरी एक अनहेल्दी हैबिट है जिसको मुझे अवॉइड करना है और मैं अवॉइड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। एक्चुअली मैं आपको मेरी अनहेल्दी हैबिट के बारे में बताती हूँ। मेरी अनहेल्दी हैबिट ये है कि मैं सुबह उठ तो जाती हूँ क्योंकि मैं अर्ली राइजर हूँ, पर मैं उठकर एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाके लेट जाती हूँ, दूसरी जगह से आके तीसरी जगह जाके लेट जाती हूँ। ये नहीं कि मैं उस टाइम को यूटिलाइज करूँ, उठ जाऊं या वॉक पे चली जाऊं, जो कि मैंने अभी सोचा है कि नहीं, क्योंकि मैं इतनी ईटिंग स्वीट्स, हाँ, राजेश जी ने लिखा कि ईटिंग स्वीट्स इज माई अनहेल्दी हैबिट। तो अब आप ही को उसको ठीक करना है, आपको देखना है कि आप उसको किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं। जब आपको मीठे की क्रेविंग हो तो आपको क्या करना चाहिए। और पता है, हर चीज जरूरी है कि हम आपको बताएं, आप खुद सर्च करना शुरू कीजिए। अगेन एक वर्क मिला आपको कि मैंने अपने, मेरी ये हैबिट थी, मैंने इस पे रिसर्च की, मैंने ये देखा, मैंने ये समझा, और मैंने फिर फाइनली इस चीज पे अपने पर काम किया। यू फील सो प्राउड कि मैंने खुद पे काम किया, खुद के लिए किया। और अपने लिए आपको एक मोटिव मिला अपने पूरे रूटीन दिन भर में अपने जीवन के लिए कि ये मेरा मोटिव है, मुझे अपनी इस अनहेल्दी हैबिट को खत्म करना है कंप्लीटली। एक और बहुत बड़ी समस्या है जो कि नॉर्मली मुझे लगता है कि इंडियन फैमिलीज में इंडियन बच्चे बहुत फेस करते हैं, कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहते। बच्चे बोल भी देंगे कि आप आ जाओ हमारे पास, पर ठीक है, उनका भी मानना है कि उनकी 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 उस घर से यादें जुड़ी हुई है। उनका उन्होंने उसे बनाया है, उनके बच्चों का बचपन, उनकी मेमोरीज, हर मोमेंट, हर दीवार, हर चीज में उनको उनकी चीजें दिखती है। उनका एक अपना कंफर्ट जोन है उस घर में, तो वो उसको नहीं छोड़ना चाहते। मैंने बहुत, मतलब हम लोगों की एज में मेरा ब्रदर है और मेरे फ्रेंड्स के ब्रदर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं अपने पेरेंट्स को कि आप आ जाओ, और वो कहते हैं नहीं, हमारा मन नहीं लगता, हम तो यही खुश हैं, यही अच्छे से रह रहे हैं। अगर तो आप अच्छे से रह रहे हैं तब तो ठीक है, पर अगर आपका वो बड़ा सा घर
आपके लिए बर्डन बन गया है, तो वो ठीक नहीं है। लाइक मैंने देखा है बड़े बड़े घरों को संभालना ही एक बहुत बड़ा काम है, और जब तक आपकी हेल्थ अलाउ कर रही है, आप उसे संभाल संभाल रहे हो, बाद में आपसे वो संभलता नहीं है, तो वो आपको बर्डन देता है, आपको स्ट्रेस देता है, आपको परेशान करता है। ये चीज ठीक नहीं है, आज यहाँ की सीलन है, यहाँ टूटा हुआ है। तो आपको एक क्वेश्चन अपने आप से हमेशा पूछना चाहिए कि ये घर मुझे संभाल रहा है या मैं इस घर को संभाल रहा हूँ। समझे आप? ये घर मुझे संभाल रहा है या मैं इस घर को संभाल रहा हूँ। तो अगर मैं इस घर को संभाल रहा हूँ, आए दिन इस घर की रिपेयर को, इतने बड़े घर की सफाई में मैं, मतलब मुझसे हो नहीं रही है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मैं कर रहा हूँ, और वो इतना सेफ और सिक्योर नहीं है, वो सीनियर सिटीजन फ्रेंडली नहीं है, मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ऊपर नीचे होने में मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि उसमें सीढ़ियां, मतलब लिफ्ट नहीं है। कुछ हद तक अच्छा भी हो सकता है कि आप उसमें एक्टिव हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं दिन भर, तो आप आपकी एक्टिवनेस बनी हुई है। पर कई लोगों के लिए वो डिफिकल्ट भी है क्योंकि वो चल उड़ नहीं पा रहे हैं, वरना तो इसलिए वो ऊपर एक बार चढ़ गए तो वो नीचे उतरते ही नहीं है। इसलिए नहीं उतरते क्योंकि सीढ़ियां उतरने में दिक्कत होती है। अब क्योंकि नीचे नहीं उतरते तो आइसोलेशन, अगेन नो एक्टिविटी, अकेलापन, लाइफ पर्पस ही नहीं है। तो एक सोचे कि एक सीढ़ी आपकी लाइफ में कितना चेंज लेके आ गई। समझे आप? तो आपको ऐसे घर में शिफ्ट होना है, मैं जिस घर में आप इजीली अपनी दिनचर्या को कर सके, आपको एक ग्रुप मिल सके। आजकल ऐसे फ्लैट्स वगैरह शिफ्ट में हो गए हैं जहाँ पे बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स का एक ग्रुप होता है, वो लोग मिलते हैं, खेलते हैं, ताश खेलते हैं, कार्ड्स खेलते हैं, और कैरम खेलते हैं, वॉक करते हैं। बहुत सारी सोसाइटीज में ऐसे अच्छे एनजीओज आते हैं जो सीनियर सिटीजन्स को पिकनिक्स पे लेके जाते, तो एक ग्रुप है। तो वो पुराने घर को कैसे संभालूंगा, उसमें लॉक करूंगा, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, तो वो घर आपके लिए अगर बर्डन है, तो आपके लिए बेटर है कि आप उस प्यारे से घर को, मैं ही नहीं कह रही उस घर को छोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए, हटा दीजिए, नहीं, उसे भी रखिए, पर आप अपने कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए कि अब जो मेरी जिंदगी है उसमें मुझे एक नए चैप्टर पे वर्क करना है, अपने पे वर्क करना है, खुशियों पे वर्क करना है, ना कि इन छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है कि घर में ये टूट गया है। उनकी सफाइयां, उनकी क्लीनिंग ही अपने आप में, और आपने देखिए कोई आजकल का टाइम का कोई भरोसा नहीं, कोविड के टाइम में देवर नो सर्वेंट्स, सफाई करना ही इतना मुश्किल काम था। तो जिन लोगों, अब आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आप उसे उस पे ध्यान दें कि आप उस अपने इतने बड़े घर पे ध्यान दें, तो बेटर है कि थोड़ा सिमट जाइए, या तो अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाइए, नहीं शिफ्ट हो सकते हैं, नहीं नहीं किसी रीजन से नहीं जा पाते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने आप को समेट लीजिए, थोड़े ऐसे कंफर्टेबल घर में आ जाइए जिसको आप इजीली मैनेज कर सके। अब पॉइंट आता है कि एक होता है अवॉइड लूजिंग द पर्पस ऑफ, मतलब मेरे पर्पस ऑफ लाइफ कि क्या करना है। अब ठीक है ना, अब इतनी जिंदगी निकल गई, अब आगे क्या करना है। ये मैंने बहुत लोगों से बात के मुंह से सुना है कि कोई पर्पस ही नहीं है लाइफ का। तो भाई पर्पस क्यों नहीं है? पर्पस ढूंढिए, निकालिए पर्पस को। हमेशा लाइफ को मीनिंगफुल बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ को मीनिंगफुल नहीं बनाएंगे तो आपकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं रहेगा, फिर आपको अगेन वही आइसोलेशन, बोरियत, नेगेटिविटी, कुछ करने का मन नहीं करेगा। तो लाइफ का पर्पस, अपनी हॉबीज को पकड़िए, अपने पैशंस को पकड़िए, अपने, और उससे अगर आप अपने माइंड को चैलेंज करते हैं तो आपका माइंड जो है वर्क करता रहेगा, आपको डिमेंशिया की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप मेमोरी एक्सरसाइजेस होती रहेंगी। आप कोई भी एक हॉबी को पकड़ते हैं तो आपका ब्रेन काम करता है। लाइक मैं एक अंकल को जानती हूँ, उनको क्रॉसवर्ड खेलने का बहुत शौक है, जहां भी होते हैं अखबार उठाते हैं और वो क्रॉसवर्ड खेलना शुरू कर देते हैं, एंड विच इज वेरी गुड, क्योंकि वो क्रॉसवर्ड जो है उनकी ब्रेन एक्सरसाइज करता है। अब उनके साथ बैठ के और दो बच्चे जुड़ जाते हैं, वो भी उनकी ये जोड़ लो अंकल, ये कर लो अंकल, वो कर लो, तो अंकल इज फेमस फॉर क्रॉसवर्ड। तो वो जब भी कहीं जाते हैं तो उनके हाथ में क्रॉसवर्ड का कुछ ना कुछ रहता है, और चार बच्चों को भी साथ में लेके बैठ जाते हैं और फिर करना शुरू कर देते हैं, तो उनको भी मजा आता है, वो बात करते हैं, बच्चे कहीं अटकते हैं तो वो उनसे पूछते हैं। तो
आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा है, अब आप कहीं गए और कोई आपसे बात ही नहीं कर रहा, आप बैठे हैं बैठे हैं बैठे, एक सोचिए आप गए हैं और सब बोले और क्रॉसवर्ड वाले अंकल आ गए और उनके साथ बैठ गए, उनसे बातें करने लग गए, तो आपका भी जाने का मन करेगा। पर्पस ऑफ लाइफ आपको ढूंढनी पड़ेगी अपने लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ पर्पस ऑफ लाइफ। तो अपने लाइफ पर्पस को ढूंढिए, देखिए ऐसा कौन सा पैशन था जो अपने, अब मैं आप सपोज करो कि गिटार, पेंटिंग अगेन, सिंगिंग, कुछ भी ऐसा एक बार सोची तो सही कि ऐसा क्या पैशन था, ऐसा क्या चीज थी जो मैं कर सकता था मैंने नहीं किया। और ऐसे गेम्स ढूंढिए आप मोबाइल पे या उस पे जो कि आपके ब्रेन एक्टिविटी पे वर्क करें, ताकि आपकी आगे आपका जो ब्रेन है अच्छे से काम करे। बैलेंसिंग एक्टिविटीज पे, छोटे बच्चों को बैलेंस एक्टिविटीज पे बहुत काम कराया जाता था, कराया जाता है स्कूल्स में। तो वही सेम चीज आप हम बड़ों के लिए भी है कि हमें बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस पे काम करना है। पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढिए ना, खुद के लिए खुद ढूंढना स्टार्ट कीजिए, फिर अपने ही एज ग्रुप के फ्रेंड्स को बताइए, तो आपको पर्पस मिल गया। आपको पता चल गया कि भाई मुझे तो बैलेंसिंग की 10 एक्टिविटीज ढूंढनी है, पहले तो खुद करनी है फिर अपने दोस्तों को बतानी है। तो वाह, दिस इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। तो ढूंढने से कुछ भी मिलता है, छोड़ना तो बहुत आसान है, पकड़ के रखना इज डिफिकल्ट। पर जब पकड़ के रखने का मजा ही अलग है। अब एक होता है कि सब कुछ मैं खुद ही कर लूंगा, बड़ों के अंदर ये बहुत होता है, हम ही कर लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तो क्यों मदद की जरूरत नहीं है भाई, आप मदद लीजिए ना, आप हेल्प मांगिए। हेल्प मांगना कोई बुरी बात नहीं है, खुद करना भी अच्छी बात है। और हेल्प मांगना, आपको पता है हेल्प मांगना एक बहुत स्मार्ट मूव है। अगर मैंने किसी से कहा मुझे हेल्प चाहिए, उस इंसान ने मेरी हेल्प की, मैंने उसको थैंक यू बोला, मेरा उससे कॉन्वर्सेशन बढ़ा, मेरा उससे बॉन्ड बढ़ा, मुझे, मैं कनेक्टेड रहा, है ना। और मुझे पता है कि मैं सपोर्ट, मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मुझे लोग हेल्प कर रहे हैं, तो आई फील कि हाँ मेरे पास 4-5 लोग हैं जो मेरी हेल्प कर रहे हैं। सब कुछ मैं कर लूंगा तो कोई कहेगा ये तो खुद ही कर लेते हैं, इनसे बात करने में कोई फायदा नहीं है, ये सुनेंगे तो है नहीं, ये सुनेंगी तो है नहीं, ये खुद ही करेंगी। तो खुद ही करने वाले लोग नुकसान में है। और हेल्प मांगने वाले लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, उनको हेल्प भी मिल जाती है, उनको थोड़ी देर बात करने के लिए कोई जना मिल जाता है, उनको अच्छा लगता है कि हाँ मतलब मेरे आसपास लोग हैं। तो इस चीज का पे भी ध्यान रखिए कि मुझे किन किन चीजों के लिए हेल्प मांगनी है, किन किन चीजों को मुझे खुद करना है, ठीक है। वो चीजों में स्मार्टली अपनी अपनी जगह बना के रखनी बहुत जरूरी होती है। मेरी मेरी दादी थी, तो उनकी हमेशा की आदत थी, वो बोलती थी मेरे सर में तेल लगा दो। और हम बच्चों का नंबर से नंबर लगा हुआ था कि दादी के सर में तेल लगाना है, तो इस दिन ये लगाएगा, इस दिन वो लगाएगी, और फिर वो बैठी बैठी बहुत हमें आशीर्वाद देती रहती थी, तुमको ये लगे, तुम बहुत बड़े आदमी बनो, तुमको खूब सारा पैसा मिले, तुमको अच्छा घर मिले, समथिंग समथिंग लाइक दादी बोलती रहती थी हम तेल लगा सकते। ऐसा नहीं कि तेल दादी खुद नहीं लगा सकती थी, पर दादी को अच्छा लगता था कि उनके पोता पोती उनके पास आए, उनके साथ बैठे, बात करे, तो वो मुझे है ना, फिर मुझे तू तेल बहुत अच्छा लगाती है, तेरे हाथ से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये तरीका है अपने आप अपने लोगों को अपने साथ जोड़े रखने का। खुद तेल लगाने वाले के पास कौन जाएगा, ये तो खुद ही लगा लेता है। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों से अपने साथ अपनी फैमिली मेंबर्स को कनेक्टेड रखने के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ एक चीजें तो बोलो भाई ये तो मैं अकेली नहीं करूंगी, ये तो मुझे तुम लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। चाहे आप कर भी सकते होगे तो भी मत करिए, क्योंकि उससे एक सेल्फ ऑफ बिलोंगिंगनेस, फैमिली टुगेदरनेस, बॉन्डिंग बनी रहती है। तो होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब है कि अपने घर का जो भी एनवायरनमेंट है उसे बहुत ही पॉजिटिव रखने की जरूरत है। डार्क कर्टन्स को हटा दीजिए, अच्छा लाइट रखिए, जितना भी क्लटर है उसको रिमूव कीजिए, घर में कम से कम सामान रखिए। कम सामान दिमाग को भी सुकून देता है। तो आपको जितना भी पुराना सुनाना लगता है, मैंने बहुत लोगों को देखा है जिनको पुराने सामान से बहुत प्यार होता है, वो निकालते ही नहीं है, रखा ही रहता है। तो वास्तु के हिसाब से भी बहुत पुराना सामान घर में नहीं रखना चाहिए, वो भी ठीक नहीं होता। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगेन अगली बार कोई भी घर में आए हेल्प लीजिए कि चल यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या फेंकूं क्या नहीं, मुझे तो सभी चीजें अच्छी लगती हैं, प्लीज हेल्प मी। सॉर्ट करने के लिए, इन चीजों को निकालने के लिए, फेंकने के लिए, घर को एकदम क्लटर फ्री रखिए। बहुत ज्यादा सामान नहीं, बहुत ज्यादा सामान दिमाग पे बर्डन देता है।
आप वास्तु में भी पढ़ेंगे, देखेंगे तो बहुत भारी सामान, बहुत डार्क फर्स, पुराना सामान, वो आपकी ग्रोथ को रोकता है, आपकी सोच को रोकता है, आपके अंदर नेगेटिविटी लाता है। तो अपने घर को बहुत ज्यादा अच्छा, क्लीन, क्लटर फ्री रखिए। नाउ एक और चीज है कि अवॉइड नॉन ट्रैकिंग द टाइम। मतलब कि आपको पता ही नहीं है कि आज संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे है। कई लोग बोलते हैं हमारे लिए क्या संडे, क्या मंडे, क्या ट्यूसडे, हमारे लिए तो सब दिन एक जैसे है, हमें कौन सा ऑफिस जाना है, हमारे लिए कौन सी छुट्टी है। नहीं, हमारे लिए हर दिन इंपॉर्टेंट है। आपको भी अपने दिन की रूटीन को सेट करना है कि हर संडे मुझे ये काम करना है, हर संडे मुझे ग्रोसरी लेकर आनी है सपोज कीजिए, या हर मंडे, हमारे इंडियन में तो मंदिर बहुत है, हर मंडे मुझे शिव जी के मंदिर जाना है, हर ट्यूसडे मुझे हनुमान जी के मंदिर जाना है, एवरी वेडनेसडे गणेश जी के मंदिर जाना है। मंदिर जाना है तो मुझे इतना वॉक करके जाना है, दूर है तो मुझे थोड़ा पहले गाड़ी खड़ी करके फिर पैदल जाके वहां पे जाके आना है ना। मंडे को मुझे ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, ट्यूसडे को मुझे थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, थर्सडे को मुझे अपने किसी एक अच्छे फ्रेंड से बात करनी है, या मेरे बेटे या बेटी को कॉल करना है, उनका कॉल आया नहीं आया मुझे कॉल करना है, मुझे किसी से भी बात करनी है, पर ये मेरा फिक्स। आपको अपना रूटीन, वाह कितनी, मतलब जब हम यंग थे तो हम अपने हिसाब से अपने डेज को सेट ही नहीं कर सकते थे। अब हम चाहते हैं कि संडे को ना हो तो छुट्टी मंडे को हो जाए, हम कर सकते थे? बताइए, कर सकते थे? नहीं कर सकते थे ना। पर अब हम कर सकते हैं। अब हम संडे को भी अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, मंडे को भी डिजाइन कर सकते हैं, ट्यूसडे को भी डिजाइन कर सकते हैं। तो आप ये मत कीजिए कि हमारे लिए क्या संडे क्या मंडे, बोलो संडे तो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी संडे मैं ये काम करता हूँ, एवरी मंडे में ये काम करता हूँ। तो अपनी रूटीन की, अपने टाइमिंग के, अपने डेज को खुद सेट कीजिए। कितनी फ्रीडम है भाई। कोई हमसे पूछे, कोई कहे कि हाँ भाई मैं संडे को डिजाइन कर सकता हूँ, हम तो कह ही नहीं सकते। संडे है तो संडे छुट्टी है, मंडे का तो ऑफिस जाना है, ट्यूसडे है तो फिर ऑफिस जाना है, तो आप तो रूटीन सेट ही नहीं कर सकते। तो आपका जो ट्रैक है ना, अपने टाइम को ट्रैक करके रखिए। इस उस पे बिल्कुल मत चले जाइए कि क्या दिन, क्या फर्क पड़ता है, नहीं, हर चीज से फर्क पड़ता है। नाउ आपने शेड्यूल कर लिया कि आज मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, आज मैं घूमने जा रहा हूँ, आज मेरा पिकनिक डे है, आज मेरा फलाना डे है, आज मेरा ढिमकाना डे है। अच्छे से अपने डेज को फिक्स कीजिए। आप अवॉइड होल्डिंग थिंग्स, चीजों को अपने कंट्रोल में रखना। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि उनके घर में, सपोज उनके घर में किसी की डेथ हो गई, हमारी एक आंटी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो आंटी ने उन अंकल की सारी चीजों को कितने सालों तक संभाल के रखा, एज इट इज चीजों को रखा हुआ है। तो मेमोरीज को संभाल के रखना अच्छा है, पर अगर वो मेमोरीज आपको बर्डन दे रही है, स्ट्रेस दे रही हैं, परेशान कर रही हैं, सैड फील करा रही हैं, तो उन मेमोरीज को जाने देना ही अच्छा होता है। तो आप स्टॉप होल्डिंग थिंग्स, मेमोरीज को संभाल के रखिए। कोई एक छोटी मेमोरी हमेशा अपने पास रखिए, पर बाकी सब चीजें जो आपको लगता है कि ये तब थी, वो तब था, वो तब था, उन सबको आप धीरे 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 उनके राइट डेस्टिनेशन पे, सही जगह पर पहुंचा दीजिए। अपनी मेडिसिन को, जो भी पुरानी मेडिसिन है उनको सबको फेंकिए, सबका एक्सपायरी चेक कीजिए, वो बहुत जरूरी है। सब पे बड़े बड़े लेबल्स के साथ अपनी मेडिसिन को, अपने घर को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कीजिए, ताकि आपके लिए लाइफ इजी रहे। अब एक चीज आती है कि डिजास्टर मैनेजमेंट, कि हम इमरजेंसी के लिए अपने आप को कैसे रेडी करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब मेरे एक दूर के चाचा हैं जो बाहर रहते हैं, और वहां पे स्नो स्ट्रॉम आया, इतना जबरदस्त स्नो स्ट्रॉम आया, और उससे लाइट, उनकी पावर कट हो गया, और वो कितने दिन तक बिना लाइट में रहे, बिना पावर के रहे, और उनको बहुत परेशानी हुई। तो उन्होंने उस दिन रियलाइज किया कि मुझे फूड प्रॉपर, इतना फूड अपने घर में अरेंज करके रखना चाहिए था, मुझे बैटरी बैकअप रखना चाहिए था, जो कि मैंने फोन का बैटरी बैकअप कभी नहीं रखा, मुझे पावर बैकअप रखना चाहिए था, है ना। और तो उनको उस दिन रियलाइज हुआ कि वेकअप कॉल थी उनके लिए कि भाई नेक्स्ट टाइम कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई भी चीज होती है, तो मुझे अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर करके रखना है। तो कोई भी डिजास्टर, किसी भी तरह का नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है, तो आपके फोन का बैटरी बैकअप आपके पास, हम बोलते रहते हैं कि भाई आप पावर बैंक रख लीजिए। मैं मेरे फादर को बोलती हूँ पावर बैंक रख लो, बोलते क्या करूंगा पावर बैंक का, क्या करूंगा।
आपको पता ही नहीं है कि कब क्या हो जाए लाइफ में, कब क्या चीज की परेशानी आ जाए। तो आपके पास ये सब चीजें आपके पास पहले से रेडी होनी चाहिए कि आपको वेकअप प्रॉब्लम होने के बाद, होने से पहले यू जस्ट राइट कि भाई एकदम सडन पावर चली गई, है ना। अच्छा, आपको पता है कि आपको इमरजेंसी नंबर्स पता है अपने इंडिया में कितने इमरजेंसी नंबर्स हैं और कौन कौन से नंबर्स हैं, पता है? मुझे एक इमरजेंसी नंबर बताइए कि आपको कौन सा इमरजेंसी नंबर पता है कि हाँ अगर ये प्रॉब्लम आई तो मैं इस नंबर पे कॉल करके अपने लिए हेल्प मांग सकता हूँ या सकती हूँ। एनी इमरजेंसी नंबर किसी के पास पता हो तो, इंडिया के। चलिए मैं आपको बताती हूँ। डोंट नो, देखिए, तो हमें इमरजेंसी नंबर्स ही नहीं पता, और हम अकेले रहते हैं, हम अकेले ना भी रहते हो तो भी हमें इमरजेंसी नंबर्स तो पता होना। उस फोन का क्या फायदा जिसमें हमें ये नहीं पता कि जरूरत पड़ने पे हम कहाँ कॉल करें, हमारे हाथ पैर फूलने लग जाए, हमें समझ में ही नहीं आए कि हमें कौन सी चीज कहाँ, यहाँ किससे हेल्प मांगनी है। एग्जैक्ट पर्सन से हेल्प मांगने के लिए तो हमारे पास एक इमरजेंसी नंबर्स की लिस्ट होनी चाहिए, और वो ऐसी जगह पे स्टिक की हुई होनी चाहिए कि ताकि आप तुरंत अपनी हेल्प के लिए उस नंबर पे कॉल कर सकें। तो एक नंबर लिखिए 112, लिखिए लिखिए 112। दिस इज नेशनल इमरजेंसी नंबर। आप कहीं पर भी हैं, अगर आपने इस नंबर पे कॉल किया तो आपको किसी भी तरह की कोई भी घर में इमरजेंसी हो गई है तो आपको तुरंत हेल्प मिलेगी। 112 लिख लिया आपने? दूसरा नंबर है 101, दैट इज फायर इमरजेंसी। कभी आग लग जाए, अब आप आग लग गई तो आप क्या करेंगे? बाल्टी से पानी भर भर के डालेंगे, करेंगे, पर दूसरा जना कॉल करेगा तो तुरंत हमें फायर एक्सटिंग्विशर हमारे घर आ सकती है। तो हमें नंबर याद है कि हमें 101 पे कॉल करना है। अच्छा, एक और चीज मैं बताती हूँ, एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। मैं लेह लद्दाख गई। लेह लद्दाख गई तो बहुत समझदारी से मुझे लगा कि हाँ भाई, मतलब क्या क्या चीजें रखनी है, क्योंकि मैं एस्थमेटिक हूँ। तो बोले कि भाई ऑक्सीजन सिलेंडर रखो, क्योंकि ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा ब्रीदिंग इशू आता है, प्रॉब्लम आती है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। तो हमने ट्रेवल एजेंट से पूछा, क्योंकि मैं आगे इन सोलो ट्रैवल कर रही थी। तो उसने बोला कि नहीं नहीं मैडम, हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है। हमने कहा ठीक है। अब ऑक्सीजन सिलेंडर रहता है, ठीक है। अब जब रात को हम लोग अपने अपने रूम्स में सोए तो मुझे थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई, और मुझे पता था कि मेरे रूम में ऑक्सीजन सिलेंडर है, पर मुझे ये नहीं पता था कि उसे यूज कैसे करते हैं। तो क्या फायदा है ऐसे ऑक्सीजन सिलेंडर का कि जब मुझे यही नहीं पता कि वो खुलता कैसे है, उसको मैं यूज कैसे करूंगी। मैंने ये तो नहीं ना कि हाँ मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, पर मैं उसे इमरजेंसी में यूज कैसे करती हूँ, अगर मुझे वो ही नहीं पता तो उसकी क्या फायदा। सेम आपके घर में आप आग के लिए मान लीजिए फायर एक्सटिंग्विशर छोटे वाले लगाते हैं, उसे कैसे यूज करना है, उसका डेमो हमें पता होना चाहिए कि ये जैसे ये ना उस वक्त में खोल रहे हैं वो खुल नहीं रहा है, या वो इतना पुराना हो गया कि हमने कितने साल पहले लगाया था उसको, हमने फिर कभी यूज ही नहीं किया क्योंकि कभी अच्छा है यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। पर क्या हमने उसको चेक किया कि वो अभी वर्क कर रहा है, एक्सपायर तो नहीं हो गया है? तो ये सब चीजों का ध्यान रखना कौन ध्यान रखेगा? वो तो हम ही ध्यान रखेंगे ना, हमें ही ध्यान रखना है। तो 101 इज अ फायर इमरजेंसी नंबर। 102 इज अ एम्बुलेंस नंबर। कि कभी जरूरत पड़े एम्बुलेंस को कॉल करने की तो आप 102 पे कॉल कर सकते हैं। एक है एड्स हेल्पलाइन नंबर, कि आपको एकदम इमरजेंसी हो तो फर्स्ट एड आपको क्या मिलेगी, आपको उस पे आपको वो एक गाइडेंस दे देंगे कि तुरंत आप ये चीजें कर सकते हैं। दैट इज 1097, दैट इज एड हेल्पलाइन नंबर। हमें पता है? नहीं पता, तो क्या फायदा। तो हम क्या प्रिपरेशन करके रख रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में कि हम अकेले रहते हैं, तो हाँ अकेले रहते हैं, रहिए, बहुत अच्छी बात है, प्राउड की बात है, पर उसके लिए प्रिपरेशन तो करिए। ये मैंने ये प्रिपरेशन कर रखी है, मुझसे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। नाउ देयर इज अ सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर। क्या आपको पता है? ये तो आपको पता होगा, आप सीनियर सिटीजन हैं, अकेले रहते हैं, और चॉइस भी आप ही की है, आपको रहना है अकेले। तो सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर तो आपको पता ही होना चाहिए। नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ। दैट इज 14567, 14567।
दिस इज सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर ऑफ इंडिया। आप कहीं पर भी हैं, इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको हर तरह की हेल्प मिलेगी। तो ये सारे इमरजेंसी नंबर्स तो हमें पता होने बहुत बहुत जरूरी है, कंपलसरी है, जो कि आप लिख लीजिए। आप एक लिस्ट बना लीजिए, फ्रिज पे, अपने एंट्रेंस पे, अपने कहीं पे ऐसी जगह जो आपकी बहुत हमेशा आपकी नजर पड़ती है, ऐसी जगहों पे लिखकर लगा दीजिए, चिपका दीजिए परमानेंटली कि ये नंबर्स हैं। कभी भी, भगवान करे कभी जरूरत ना पड़े, पर परेशानी कहकर नहीं आती है, कभी भी आ सकती है, कोई भी परेशानी हो सकती है, तो रखिए उसको। एक नंबर है 1930, जो कि आज के टाइम में बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर, क्योंकि आजकल के क्राइम ऐसे नहीं हो रहे कि गए और किसी की गाड़ी छीन ली, चेन छीन ली। आजकल फोन पे क्राइम हो रहे हैं। साइबर क्राइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हमारे सारे ट्रांजेक्शन आजकल फोन से होते हैं। हमने आधार कार्ड, अपने फोन, एक बैंक अकाउंट, सब साइबर के, सब सब चीजों को हमने अपने फोन से कनेक्ट कर रखा है, लिंक कर रखा है। तो इन केस कभी आपके साथ कोई, आप इतने फेक कॉल्स आते हैं, ऐसे ऐसे कॉल्स आते हैं कि आपको लगेगा कि हाँ ये तो हमसे पूछ रहा है, आपको हमको बता रहा है, या आपकी फैमिली का वो जना परेशानी में है, आप तुरंत इतने पैसे दीजिए। आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी। पर इन केस कभी आप किसी ऐसी चीज में फंस गए, तो एक साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, जिसपे आप तुरंत कॉल कॉल करके अपनी कंप्लेंट करा सकते हैं, ताकि जितनी जल्दी आप कंप्लेंट कराएंगे उतनी जल्दी उधर से एक्शन होगा। तो लीक नहीं होगा तो चीजें जल्दी से पकड़ में भी आ सकती है, क्योर भी हो सकती है। तो 1930। और साइबर क्राइम के ऊपर, साइबर लॉ के ऊपर मैं आपसे कल बात करूंगी। हमारे स्पेशलिस्ट, हमारे साइबर लॉयर से आएंगे और वो आपको बताएंगे कि एक्चुअली साइबर क्राइम क्या है, कैसे होता है, और आप कैसे उससे बच सकते हैं। और अगर कभी आपसे हो जाए तो आपके साथ गलती से कोई ना कोई ऐसा आपका ट्रांजेक्शन हो गया, या किसी ने आपको फेक आपसे पैसा ट्रांसफर करा लिया, तो कहाँ आप कंप्लेन करा सकते हैं। तो कल आप मेरे पास आना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपको बचाने वाली हूँ आपके फोन से होने वाले सारे स्कैम से। तो उसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये सब बातें, ये सारे इमरजेंसी नंबर्स, आपकी फाइनेंशियल, आपके पेपर्स, आपके इंश्योरेंस के पेपर्स, आपकी विल, आपके बैंक स्टेटमेंट, इन सब का टाइम टू टाइम रिव्यू करना। मेरी एक आंटी है, उन्होंने, उनके बेटा बाहर जब आया तो उसने ऐसे कहा कि लाओ मम्मी आपके सब चीजें मैं चेक करता हूँ। तो उन्होंने देखा कि वो बहुत टाइम से ऐसे सर्विसेज के लिए पैसे दे रही थी, चल रहा था उनका, कंटिन्यू चल रहा था, जो कि वो कब की बंद हो चुकी है। कितने सारे बैंक अकाउंट्स उनके ऐसे ही खुले हुए थे, छोटे 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 छोटे, जो जो जिसमें वो, जिनसे भी वो ट्रांजेक्शन ही नहीं करती हैं। तो आपको अपने सारे, जिस पे आप बिलीव करते हैं, जिस पे आप फेथ करते हैं, जिन पे आप रिलाय करते हैं, अपने बैठ के सारे बैंक स्टेटमेंट्स को देखिए, चेक करिए। मंथ में एक बार बैंक स्टेटमेंट को रिव्यू करना बहुत जरूरी है। आपके कहाँ कहाँ पैसे कट रहे हैं, किन किन सर्विसेज के लिए जा रहे हैं, आपके कई कई सर्विस जो आप यूज ही नहीं कर रहे हैं, क्या वो बंद हो गई हैं। तो ये सब चीजें आपके आपके इंश्योरेंस के पेपर्स एक ही जगह पर होनी चाहिए, कि कभी किसी को जरूरत पड़े तो वो वहां से ले सके। तो ये सब चीजें, क्योंकि आप अकेले रहते हैं, तो आपको अपनी इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे एक पीसफुल लाइफ चाहिए, मुझे एक फ्रीडम की लाइफ चाहिए। हाँ भाई, मेरे को पता है कि ये सब चीजें हैं, ऐसे ऐसे अरेंज्ड हैं, मैं खुश हूँ क्योंकि मेरी सब चीजें मैनेज्ड हैं। क्योंकि जब ऐसा नहीं होता कि जैसे घर मैनेज होता है, हमेशा आप बोलते थे ना, मैंने कई लोगों को सुना, हमने अपने बुढ़ापे का इंतजाम कर रखा है। बुढ़ापे का इंतजाम और बुढ़ापे में इंतजाम में अंतर है। जब हम अपनी अपनी इस ओल्ड एज में हैं, अपनी सीनियर सिटीजन वाली एज में हैं, तो हम इस एज में भी टाइम टू टाइम अपने लिए क्या अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आने वाले हेल्थ इश्यूज के लिए, आने वाली टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसके लिए अपने आप को कैसे अपडेट कर रहे हैं, अपने अपने आप को प्रिपेयर करें कि यस, जितनी भी जिंदगी है खूबसूरत है, मस्त है, टेंशन फ्री है, टेंशन लेने का नहीं है बिल्कुल भी। तो
होप आपको मेरे ये सारे 12 पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे वापस से पूछ सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। और हम कल मिलेंगे साइबर क्राइम के ऊपर बात करने के लिए, साइबर सिक्योरिटी पे बात करने के लिए। तो उससे पहले, क्योंकि हर बार मैं आपको एक मुद्रा के बारे में बात करती हूँ, तो आज मैं आपसे जिस मुद्रा के ऊपर बात कर रही हूँ वो है पृथ्वी मुद्रा। उसको दीप मुद्रा भी कहते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपकी जो ये रिंग फिंगर है वो सिर्फ थंब के ये अपर पार्ट को टच करना है। सिर्फ अपर पार्ट्स को, थंब और रिंग फिंगर के अपर वाले पार्ट को टच करना है, अग्र भाग को टच करना है आपको। और 10 से 15 डीप ब्रीथ करनी है। और इस एक मुद्रा के बाय गॉड इतने फायदे हैं कि आप कहोगे बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एसिडिटी कंट्रोल, जॉन्डिस में फायदा, पैरालिसिस में फायदा, वेट लॉस, हेयर लॉस में फायदा, और स्किन का टेक्सचर बहुत खूबसूरत कर देती है ये मुद्रा। तो आपको चाहिए कि ग्लोइंग स्किन हो और मुझे किसी भी तरह की एसिडिटी ना हो, मेरा वेट लॉस हो, और मेरे बाल जो है खूबसूरत रहे, बाल भी टूटे नहीं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये पृथ्वी मुद्रा बनानी है। इस पृथ्वी मुद्रा को आपको अपने आलती पालती मारकर ऐसे सुखासन में बैठकर इस मुद्रा के साथ 10 से 15 टाइम डीप ब्रीदिंग करनी है। तो मेरे साथ करने के लिए तैयार है आप सब? तो चलिए करते हैं पृथ्वी मुद्रा के साथ 10 टाइम्स डीप ब्रीदिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसी पृथ्वी मुद्रा के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ, और कल आपसे फिर से मिलूंगी साइबर लॉ के बारे में बात करने के लिए, साइबर सेफ्टी के बारे में बात करने के लिए। तो जुड़े रहिएगा। नमस्कार। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।